नमस्कार दोस्तों। मुंबई में बाला साहेब ठाकरे का रुतबा कौन नहीं जानता। सरकारी कर्मचारी से लेकर हर मुंबई वासी के ऊपर उनका हाथ था। जहां कोई भी व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे के आगे मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं करता था, वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने बाला साहेब ठाकरे को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी, बल्कि उनको मारने की सुपारी दे दी थी। जिसने बाला साहेब ठाकरे को जान से मारने की सुपारी दी थी, वो व्यक्ति अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल चुका था। दोस्तों, समय रहते इस बात का पता मुंबई पुलिस को चल गया। मुंबई पुलिस को जैसे ही इस चीज का इनपुट मिला तो मुंबई पुलिस में हड़कंप समझ गया दोस्तों, क्योंकि जिस आदमी ने बाल ठाकरे को मारने की सुपारी ली थी वह कोई ऐसा वैसे व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ट्रेन शूटर था। जब 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद मुंबई में कमर्शियल राइट्स हुए और इसी दौरान यह वाकया और भी भयानक हो चुका था दोस्तों। लेकिन फिर आगे क्या हुआ और कैसे मुंबई पुलिस ने उसमें अहम भूमिका निभाई, दोस्तों अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। इस समय दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठा था। साल 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश में उसका नाम आ चुका था और उसके काम को अब्बू सलीम मुंबई में रहकर बखूबी संभाल रहा था। जब मुंबई में दंगे हो रहे थे तब अब्बू सलीम दंगों की आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो 150 से ज्यादा खतरनाक हथियार अवैध रूप से उन लोगों तक पहुंचा चुका था जिनके मंसूबे इंसानियत के दामन को तार तार करने के इरादे से उतरे थे। बात केवल कम्युनल राइट्स की ही नहीं थी दोस्तों, बल्कि अंडरवर्ल्ड के अलग अलग गैंग्स भी आपस में गैंग वॉर्स कर रहे थे, जिसके चलते मुंबई का माहौल बहुत खराब हो चुका था। अब्बू सलीम का एक ही मकसद था, जो भी दाऊद इब्राहिम के रास्ते में आएगा या उनकी बातों को इनकार करेगा, अब्बू सलीम उसे दुनिया से रुखसत कर देगा। मुंबई पुलिस भी अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को स्पेशल ड्यूटी पर लगा चुकी थी और अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में जुट गई थी। उसी समय मुंबई पुलिस के दिमाग में टेंशन का लेवल बहुत हाई हो चुका था दोस्तों, लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला था। जो खबर अब मुंबई पुलिस को मिलने वाली थी उससे मुंबई पुलिस के होश उड़ गए थे दोस्तों। इस खबर के मुताबिक उस समय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को उन्हीं के ऑफिस में घुसकर मारने का प्लान बनाया जा चुका था और जो व्यक्ति इस काम को अंजाम देने वाला था वो मिशन पर निकल चुका था। एक तो मुंबई पुलिस के पास समय बहुत कम था और दूसरा जो व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे को मारने के मिशन पर निकला था उसका नाम सुनकर मुंबई पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई थी दोस्तों। शूटर का नाम सुनते ही पुलिस डिपार्टमेंट बाला साहेब ठाकरे की सुरक्षा में तैनात हो चुकी थी। पुलिस डिपार्टमेंट के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट केवल इसी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट हो गए कि मुंबई पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपने सिक्योरिटी पर्सन तैनात कर दिए थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बाला साहेब ठाकरे को मारने का जिम्मा उठाया था उसका नाम था राजेश दुबे उर्फ राजेश दुबे मुंबई का ही एक ट्रेन कमांडो था, लेकिन इस समय वो डी कंपनी के लिए काम कर रहा था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला आदमी, पुलिस से सैलरी लेने वाला आदमी दाऊद इब्राहिम की गैंग में क्या कर रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह वह समय था जब मुंबई पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ दिया था। एक से बढ़कर एक अंडरवर्ल्ड के खिलाड़ी पुलिस की गोलियों का शिकार होकर मौत के घाट उतारे जा रहे थे। अंडरवर्ल्ड के पलने और बढ़ने के साथ अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगे। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी इनका साथ दे रहे थे। उस समय के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा ने ऐसे पुलिस वालों की लिस्ट तैयार कराई जो पुलिस के पेरोल पर रहते हुए अंडरवर्ल्ड की ड्यूटी कर रहे थे। जब लिस्ट बनकर तैयार हुई तो उसमें 18 लोगों के नाम आए। इन 18 में से एक नाम पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रेन कमांडो राजेश दुबे का भी था। पुलिस कमिश्नर ने लिस्ट सामने आते ही इन तमाम पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया था। डिपार्टमेंट का कचरा तो साफ हो गया था दोस्तों, लेकिन राजेश दुबे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो काम वह चोरी छुपे कर रहा था अब उस काम को वह खुलेआम करने लगा। लेकिन दूसरे क्रिमिनल्स की तरह राजेश कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था दोस्तों, बल्कि वह तो अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखता था। बड़ी मेहनत करके उसने मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया था और वह अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से करा करता था। इसी दौरान उसने मुंबई पुलिस में कमांडो ट्रेनिंग भी ले ली थी दोस्तों। मुंबई पुलिस में काम करते करते जब उसे कुछ वक्त हो चुका था तो कुछ वक्त बाद उसे शराब पीने की लत लग गई। इसी के बाद क्रिमिनल वर्ल्ड से जुड़े कुछ लोग उसके संपर्क में आ चुके थे। वह अपने पैसों से उसे शराब पिलाते थे, बदले में वह उनका कुछ काम कर दिया करता था।
आगे चलकर उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हो गए। अब राजेश का व्यवहार बदल चुका था दोस्तों। दाऊद गैंग, छोटा राजन, अरुण गौली, अमर नायक जैसे गैंग उस समय सक्रिय थे। वह इन तमाम गैंग्स के संपर्क में था और उनके लिए काम कर भी चुका था और कई बार अपने काम को इग्नोर भी कर चुका था। जिस थाने में वह अपॉइंट हुआ था वहाँ उसका झगड़ा आए दिन लगा रहता था। सीनियर ऑफिसर से वह हर रोज उलझने लगा था। साल 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर की टारगेट लिस्ट में राजेश का नाम भी आ गया था दोस्तों, और इसी बीच उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह सीधा डी कंपनी में जाकर ज्वाइन हो चुका था दोस्तों। बम धमाकों के बाद अब्बू सलीम दाऊद की नजरों में अपना ओहदा बढ़ाना चाहता था और वह पूरी ताकत से मुंबई में अपराध को अंजाम देने लगता है। वहीं दाऊद इब्राहिम का एक खास शूटर सलीम अड्डी भी मुंबई में सक्रिय हो चुका था और इसके साथ राजेश भी मिल चुका था। फिर इन दोनों ने मिलकर मुंबई में कई बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें व्यापारी प्रदीप जैन, चैम्बर का बिल्डर कुकरेजा और फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी भी शामिल था दोस्तों। बात यूं है कि जावेद सिद्दीकी ने पाकिस्तान की एक्ट्रेस अनीता आयूब को अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया था। अनीता आयूब का चक्कर उस समय दाऊद इब्राहिम से चल रहा था। दाऊद इब्राहिम चाहता था कि जावेद सिद्दीकी अनीता आयूब को अपनी फिल्म में काम दे, लेकिन उसने ऐसा करने से दाऊद इब्राहिम को मना कर दिया। बदले में दाऊद इब्राहिम ने अपने शूटर भेजे और जावेद सिद्दीकी को मौत के घाट उतरवा दिया। साल 1995 तक राजेश व मुंबई अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। मुंबई पुलिस के लिए राजेश इसलिए भी चुनौती बना हुआ था क्योंकि वह पुलिस के काम करने के तरीकों को अच्छी तरह जानता था। वह खुद भी एक पुलिस वाला था। वह जानता था कि पुलिस जब किसी क्रिमिनल को पकड़ती है उस समय पुलिस क्या क्या हथकंडे अपनाती है, अपराध करने के बाद पुलिस इंक्वायरी से कैसे बचना है और सबूतों को कैसे मिटाना है। इन सब चीजों के बारे में उसे अच्छी खासी नॉलेज थी, बल्कि इन सब चीजों का इस्तेमाल वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी किया करता था दोस्तों। 1993 के बम धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड दो गुटों में बंट चुका था। एक गुट में था हिंदू डॉन और दूसरे गुट में मुस्लिम डॉन। अब हिंदू डॉन और मुस्लिम डॉन के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। इन दोनों की लड़ाई में निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। इन गैंग के सरगना अपने लोगों को मारने का आदेश देते थे और उनके लोग उन लोगों को दुनिया से रुखसत कर देते थे दोस्तों। इसी कड़ी में अब्बू सलीम के पास बाला साहेब ठाकरे को मारने का काम आया। उस समय यह काम राजेश को दे दिया गया क्योंकि वह एक हिंदू था, पुलिस वाला था। वह आसानी से बाला साहेब ठाकरे के नजदीक जा सकता था क्योंकि बाला साहेब उस समय एक ऐसा नेता था जिसके पास पहुंचना ही बहुत बड़ी मुश्किल का काम था और उनके पास पहुंचकर कोई हरकत करने से पहले ही आदमी को जान से हाथ धोने का खतरा भी रहता था। पर राजेश को मरने से डर नहीं लगता था दोस्तों। बाला साहेब ठाकरे को मारने का काम मिलने के बाद राजेश ने उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग 7 नवंबर 1995 को राजेश बाला साहेब ठाकरे के ऑफिस में उनसे मिलने के बहाने उन्हें वहां मारने गया था। लेकिन इसी दिन मुंबई पुलिस को इस बात की सूचना मिल जाती है कि बाला साहेब ठाकरे पर उनके ही ऑफिस में हमला होने वाला है। मुंबई पुलिस ने अपने पूरे नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी एक्टिव मोड पर आ चुका था दोस्तों। राजेश अक्सर पुलिस कॉलोनी में ही छुपा रहता था। वह अपने काम को पूरे करने के लिए जैसे ही पुलिस कॉलोनी से निकला, पुलिस की टीम ने उसे घेर लिया। उस समय पुलिस अधिकारी कादर खान को देखकर उसने भागने की कोशिश की तो कादर खान ने उसे वार्निंग देते हुए रुकने को कहा, लेकिन राजेश कादर की तरफ मुड़ा और अपनी गन निकाल ली। लेकिन जैसे ही वह बंदूक चलाने को हुआ, कादर खान की गोलियों ने राजेश के शरीर को छलनी छलनी कर दिया और वहीं वह मारा गया। इसी प्रकार शिवसेना सुप्रीम बाला साहेब ठाकरे की जान बचा ली गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बाला साहेब ठाकरे के ऑफिस में उस दिन अगर राजेश दुबे पहुंच जाता तो क्या वह उन्हें मार सकता था? मेरे को कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से बड़ी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।